आज पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर मंगल सेन की 31वीं पुण्यतिथि के अवसर पर रोहतक एमडीयू में पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने वहां पहुंचकर पुस्तक का विमोचन भी करा तथा जिम्नेजियम का भी उद्घाटन करा। साथ ही साथ वहां पर मौजूद INSO के स्टूडेंट्स ने वीसी के खिलाफ अपना रोष प्रदर्शन करा और नारे लगाए, वीसी हटाओ एमडीयू बचाओ। वीसी हटाओ एमडीयू बचाओ, एमडीयू प्रशासन मुर्दाबाद, एमडीयू प्रशासन मुर्दाबाद। स्वागत कर रहे हैं। सभी से मेरा अनुरोध है कि कर्तव्य ध्वनि अपने स्थान से निरापोत करें और आपकी कर्तव्य ध्वनि से हमारे अभिनंदन का स्वर गुंजायमान हो। राजनीति के पथिक इस पुस्तक का लोकार्पण विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होगा। इस कार्यक्रम का अब हम लोग विधिवत आरंभ करने जा रहे हैं। मंच पर विराजमान हमारे इस क्षेत्र के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, पूर्व मंत्री हमारे श्री मनीष ग्रोवर जी, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजवीर सिंह जी, कुल सचिव प्रोफेसर गुलशन लाल तनेजा जी, हमारे निदेशक जिनकी देखरेख में ये जो डॉक्टर मंगल सेन पीठ है वो सब संचालित हो रही है, ऐसे ही प्रोफेसर लवनीन मोहन जी और सलाहकार जो इसके इस पीठ के नाते से जुड़े हैं श्री सोमनाथ शर्मा जी, सभी हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, छात्र बंधुगण, उपस्थित सज्जनवृंद, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज सबसे पहले मैं 2 दिसंबर डॉक्टर मंगल सेन जी उनकी पुण्यतिथि का अवसर है, मैं अपनी ओर से हरियाणा सरकार की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और कामना करता हूं कि हमेशा उनका नाम अमर रहे। मित्रों, भाई बहनों, मेरा यह सौभाग्य रहा है कि जिस कर्मभूमि पर डॉक्टर मंगल सेन जी ने वर्षों सामाजिक कार्य और राजनीतिक कार्य किए, मेरा भी लगभग सामाजिक कार्य इसी कर्मभूमि से शुरू हुआ। उनका सामाजिक कार्य देश की आज़ादी के बाद, उस समय देश का विभाजन भी हुआ और खास करके जो पीड़ित बंधु उस विभाजन के कारण से यहाँ आकर के अपना घर बार छोड़कर पश्चिम पंजाब का यहाँ करके बसे, उनके कैंपों में जाकर उनकी सेवा करके और विशेष तौर पर जो पीड़ित बीमार किसी भी बीमारी के कारण से उनको तकलीफ कोई हुई, उनको हम दवाई पहुंचाने का काम को किया। डॉक्टर मंगल सेन कोई डिग्री प्राप्त डिग्री होल्डर डॉक्टर नहीं थे,
लेकिन इस सेवा के काम के माध्यम से ही सामान्य जनों में उनको डॉक्टर के नाम से और जाना जाने लगा। उपरिचित हो गए, डॉक्टर आ गए, डॉक्टर आ गए, डॉक्टर आ गए। वो अपने हाथ में दवाइयाँ रखते थे थोड़ी, और कैंपों में घूमते थे। सब लोगों को उस समय आवश्यकता होती थी तो जाकर के दवाई देते थे। उस काम को करते करते 10 साल तक उन्होंने शुद्ध सामाजिक काम किए, संघ के प्रचारक हुए, और धीरे धीरे फिर राजनीतिक क्षेत्र में उस समय का जनसंघ का जमाना, जनसंघ में तो 1952 में जो चुनाव लड़ने लगे थे तो सत्ता प्राप्ति के लिए कोई ना स्थान था ना सोच थी, बल्कि पार्टी की जो स्थापना हुई थी उस समय कहा गया था कि एक मजबूत विपक्ष भी रहना चाहिए, लोकतंत्र में उसकी आवश्यकता होती है, तो एक मजबूत पक्ष हर जगह आए, इसलिए राजनीति शुरू हुई थी जनसंघ की। 1957 में वो शायद राजनीतिक क्षेत्र में पहली बार चुनाव लड़े, उस समय 57 में जीते थे। पहला चुनाव 57 में लड़े और जीते, यही रोहतक से। तो एक प्रकार का राजनीतिक कैरियर उनका 1957 में शुरू हुआ। 1990 तक वो सक्रिय राजनीति में रहे, 33 साल तक। और इसी काल के दौरान मेरा सामाजिक कार्य 1981 में यहाँ रोहतक से शुरू हुआ। 81 से लेकर 84 तक इन 3 वर्षों में बहुत ही अच्छे संबंध, घनिष्ठ संबंध हमारे रहे। मेरा उनके घर भी जाना आना होता था, जैसे हमको सबको मालूम है कि यहाँ किराए के मकान में वो रहते थे, अपने भतीजे के साथ थे। कार्यालय में उनका आना जाना होता था। संघ के प्रति श्रद्धा एक घटना से बताता हूँ। 1981 में जब मैं यहाँ जिला प्रचारक था, नाम सुना था डॉक्टर मंगल सेन, बहुत बड़े नेता है यहाँ के। उससे पहले तो एक मीटिंग में उनको भी बुलाया गया, मुझे भी वहां मीटिंग में रहना था। तो आकर के और सामने की पंक्ति में बैठ गए, जैसे एक मंच लगा है, आप सामने बैठे हो, वो सामने आके बैठ गए। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, आप यहाँ आइए ना, चले गए। नहीं, आप संघ के जिला प्रचारक हैं, आप उधर बैठेंगे, मैं तो आपको सुनने के लिए आया हूं। यानी मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा का भाव उसी से जागृत हो गया कि प्रोटोकॉल का कितना वो ध्यान रखते हैं। तो मैं आज मंच पर नहीं बैठूंगा। उसके बाद लगातार मिलना जुलना रहा। एक बार की घटना मैंने इससे पहले भी सुनाई है, दोबारा सुना रहा हूं। उस समय भारतीय जनता पार्टी बन गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ता यहाँ के आए, उनके साथी थे सारे। वो नवरत्न ऐसा कहते हैं, रोहतक में उनके साथ नौ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो साथ बैठ के काम करते थे। मेरे पास एक दिन आए, कहने लगे हमको यहाँ रोहतक में मंडल अध्यक्ष बनाना है, आप बताइए किसको बनाए। मैंने कहा भाई मेरा क्या काम है, आप जाएं तो अपने नेता डॉक्टर मंगल सेन के पास जाएं, वो बताएंगे किसको बनाना है। कहने लगे फिर ऐसा करो, आपकी भी सलाह जरूर लेनी है, डॉक्टर मंगल सेन आपसे पूछे बिना नहीं बताएंगे, आप भी साथ चलो। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं साथ बैठ जाऊंगा, चलो चलते हैं, उनके घर पर चलते हैं। वहां गए, चाय वाय पर बैठे, और मैंने कहा कि सब आपके साथी कार्यकर्ता बीजेपी के, और ये प्रश्न कर रहे हैं मेरे से। मैं तो कहा कि डॉक्टर मंगल सेन का काम है, उनके पास जाइए, वहां बैठिए, उनसे बात करिए। सुन करके बड़े गंभीर हो गए और मुझे उठा करके एक साइड में ले गए कि जिला प्रचारक जी आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा अकेले में करनी है, चलिए आने तो बैठते हैं। बोले अच्छा ये बताइए क्या ऐसा तय हो गया है कि मैंने यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना? इससे इस बात का क्या मतलब है, और फिर मैं कौन होता हूँ इस बात को आपको बताने के लिए आपने चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना? मुझे बताओ संबंध क्या है इस बात का। बोले देखिए आप ऐसे पूछ रहे हैं कि कौन मंडल अध्यक्ष बने, मान लो मंडल अध्यक्ष बनाने के लिए 4 नाम इनके सामने होंगे और मैं जिसका बताऊंगा तो एक का ही तो बताऊंगा, 3 तो नाराज हो जाएंगे, और 3 नाराज हो गए तो वो मुझे तो चुनाव में कभी चुनाव जीतने ही नहीं देंगे, हार ही देंगे। इसलिए मैं चुनाव क्यों लड़ूंगा? फिर मैं नहीं बताऊंगा किसको बनाना है, ये अपने आप बैठ के विचार कर लें
जिसको चाहे बनाए, मेरे लिए चारों बराबर है। इस प्रकार की हैसियत इस रखने वाले इतनी बारीकी से ध्यान रखते थे कि मेरे से कोई नाराज ना हो जाए। तो मुझे सौभाग्य है उनके साथ उस समय ये सारी बातें सीखने का। बहुत बातें आज भी राजनीतिक क्षेत्र में तो एक ही जैसा सिस्टम चलता है, उस समय की आज भी चलती है। ध्यान रखना पड़ता है कोई नाराज ना हो जाए। और जो पहलू उनका जनता की सेवा का था, कहीं भी किसी कार्यकर्ता ना भी हो, सामान्य व्यक्ति भी है, उसको भी तकलीफ हो गई तो घर से अपना लैम्बरेटा उठाते थे, लैम्बरेटा स्कूटर और पहुंच जाते थे। रोहतक की गलियों में, सड़कों में लैम्बरेटा स्कूटर से घूमे हो। आज तो हमारा सामान्य कार्यकर्ता भी अपने 4 पहिया वाहन कार लेके चलता है। वो कभी बाहर जाते थे तब तो कैपेसिटर गाड़ी थी रखी हुई, उससे जाते थे, वरना स्थानीय तो स्कूटर से अलावा कभी नहीं घूमते थे। उनके इतने सारे व्यक्तित्व की घटनाएं हमारे सोमनाथ जी शर्मा बहुत जानते हैं, ये उनके साथ रहे हैं काफी वर्षों। तो मुझे अवसर मिला जब 2014-17 में प्राप्त की, तो ठीक कहा डॉक्टर राजीव सिंह जी ने, अगले ही दिन क्योंकि डॉक्टर मंगल सेन जी का जयंती का दिन हो या उनकी पुण्यतिथि हो, दोनों अवसरों पर उनको याद करते हैं। 27 अक्टूबर उनका जयंती का दिन है, उसी दिन यहाँ डॉक्टर मंगल सेन पीठ इसको स्थापित किया जाए। एक बात मैंने उस समय भी कही थी और आज भी मैं सभी विश्वविद्यालयों को कहता हूं कि पीठ अगर स्थापित करानी है तो इसका खर्च यूनिवर्सिटी पर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी व्यक्तित्व है, जो महापुरुष है, जिसकी पीठ स्थापित करानी है, तो उनके जीवन के प्रेमी, उनसे लगाव रखने वाले, उनके समर्थक, उन सबको उस पीठ का आने वाला खर्च जमा करना चाहिए। एक असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, एक क्लास 4 होते हैं, एक और क्लिनिकल पोस्ट कार्ड में होता है, उनको अपना काम भी करना होता है, तो कम से कम 20-25 लाख रुपए साल का खर्चा आता है। क्यों? इतना ही आता है। तो मनीष गौर कहते हैं भी अभी तो मैं 11 लाख दे सकता हूं। उनका 11 लाख दे दीजिए। तो तब से लगातार आज मैंने अरविंद जी को भी कहा, आप सबको भी कह रहा हूं कि डॉक्टर मंगल सेन की पीठ, ये काम हमारा अपने समर्थकों का, उनके जीवन के साथ प्रेम करने वाले लोगों का, क्योंकि शोध उनके जीवन पर कराना है, तो उनके जीवन को शोध करा करके उनके विचारधारा को आगे बढ़ाना ये यूनिवर्सिटी का काम नहीं, हम समर्थकों का काम है। यूनिवर्सिटी तो एक केंद्र है जिस केंद्र में ये पीठ बनाई गई है। और मैं तो अभी अगली बार जितने भी वाइस चांसलर है सबको बुला के कहूंगा, पीठ की स्थापना तो बहुत हुई है, मेरे ख्याल 40 से ऊपर स्थापना की हुई है पीठों की। उन सब के अनुयायियों को ये कहें कि उसका 20-25 लाख रुपए साल का जमा कराएं और पीठ में अच्छे शोध होने चाहिए, उसके लिखी जानी चाहिए। आखिर एक विचार जो उन्होंने अपना काम किया है, उनके बताए रास्ते नई पीढ़ी को प्रेरणा मिले। महापुरुषों को याद रखने का, उनको अमर बनाने का यही तो काम तरीका है। इसलिए वैसे भी शिक्षा क्षेत्र में समाज का योगदान ये बहुत जरूरी है। एक समय था जब शिक्षा फ्री में कराई जाती थी, शिक्षा पर किसी का खर्च नहीं होता था, शिक्षा प्राप्त करने वाले का, सब फ्री पढ़ते थे। हाँ, अंत में शिक्षा के बाद जब दीक्षा होती थी, उस दीक्षा के समय एक दीक्षांत कार्यक्रम हुआ करता था और उस दीक्षांत कार्यक्रम में सभी शिक्षार्थी अपने अपने गुरुओं के पास जाकर के गुरु दक्षिणा देते थे। गुरु दक्षिणा के माध्यम से गुरु का जीवन यापन चलता था। शिक्षा पर और कोई खर्च की आवश्यकता नहीं होती थी। हमने तो अभी भी आह्वान किया और विदेशों में आज भी चलता है, उनको गुरु दक्षिणा नाम से नहीं चलता, नाम दूसरे हैं। वहां 200 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, यूके में, अमेरिका में, कनाडा में हमने देखी हैं, जो सरकार से 1 पैसे का बजट नहीं लेते हैं। जीरो बजटिंग फॉर एजुकेशन, ये उनका चलता है। आप कहेंगे फिर कैसे चलती है शिक्षा का काम? जितने अलुमनाई हैं, किसी भी संस्थान के पूर्व छात्र हैं, आखिर पढ़ाई के बाद ही तो उनका जीवन शुरू होता है। समस्त कार्यकलाप तो उनके जीवन के
कमाने के, व्यवसाय करने के, इंडस्ट्री लगाने के, नौकरी करने के, सब उसके बाद शुरू होते हैं। उसकी श्रद्धा होती है अपने संस्थान के प्रति, तो हर साल अपना एक योगदान उस संस्था के लिए करते हैं और इतना योगदान करते हैं कि यूनिवर्सिटीज अपने विस्तार भी करते हैं उससे। और ये काम हमने शुरू कराया है। कुछ यूनिवर्सिटीज में एलुमनाई मीट, पूर्व छात्र के मिलन, ऐसे हमने शुरू कराया है। अभी डॉक्टर राजवीर से पूछ रहा था कब यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी, 1976 में, आज 1921, कितने साल हो गए? 45 साल। 45 ईयर्स की इस यूनिवर्सिटी का इतिहास है। आज 4000 छात्र यहाँ से कैंपस से पढ़ करके बाहर निकलते हैं हर वर्ष। ऑन एवरेज 4000 मत लगाओ क्योंकि पहले थोड़े होते होंगे, सैकड़ों में होते होंगे। अगर हम 3000 लगा लें, 2500 लगा लें, 2000 भी लगा लें, तो भी 90,000 से लेके 1 लाख छात्र ऐसे हैं जो इस यूनिवर्सिटी से पढ़ करके बाहर निकले हैं। अगर साल में एक दिन मिलना शुरू कर दें और ऐसे 1 लाख छात्र 20,000 रुपया साल का भी जो अच्छा काम करता है यहाँ से पढ़ लिख के यूनिवर्सिटी में एमए, एमकॉम या पीएचडी करके गया है, तो 10-20,000 रुपया उसके लिए बड़ी बात नहीं होती है। 10,000 भी करे तो 1 लाख छात्रों का 100 करोड़, 20,000 करे तो 200 करोड़। एक साल में 200 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकता है। जब ये करेंगे तो उसमें कितना ही कट मार लो, कितना ही कट मार लो, तो जितना पैसा सरकार यूनिवर्सिटी को देती है उससे ज्यादा पैसा यहाँ आ सकता है। अभी इस बार जेसी बोस YMCA, इसको पहले कहते थे विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में, वहां के एलुमनाई से मैंने खुल के बात की। उनका ठीक है 1 साल का समय मुझे दो, 1 साल के बाद सरकार से एक भी पैसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं लेगी, ऐसा वहां के छात्रों ने तय किया। हम शिक्षा का विस्तार खूब कर सकते हैं, स्वास्थ्य की सेवाएं, मेडिकल सेवाएं खूब विस्तार कर सकते हैं। हमने मेडिकल कॉलेज के बारे में कहा कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। अभी 19 कॉलेज का तो तय हो चुके हैं, या तो बन रहे हैं या चल रहे हैं। आने वाले समय में जो 3 और बाकी बचते हैं 22 जिलों में से, वो भी स्थापित कराएंगे और हर जिले का एक एवरेज मतलब 22 मेडिकल कॉलेज हरियाणा में जरूर है। हमारा ये मेडिकल कॉलेज यहाँ का रोहतक का तो शायद पहला ही मेडिकल कॉलेज रहा होगा। हमारी नई वाइस चांसलर भी आई हैं, डॉक्टर सक्सेना, इन्होंने ज्वाइन किया है अभी। 1960 में मेडिकल कॉलेज बना था। तो आज समय बदल गए हैं, हमको शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर एक चीज में आगे बढ़ना है। सामान्य जन की चिंता भी करनी है, गरीब आदमी के रोजगार की चिंता भी करनी है। जैसा अभी मनीष जी बता रहे थे, हमने एक योजना बनाई है कि हरियाणा के समाज की मैपिंग करेंगे। उस मैपिंग में किस परिवार की आमदन कितनी है और उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, फेजेस में करेंगे, चरणबद्ध तरीके से करेंगे। पहले चरण में हमने ये लिया है कि जिन परिवारों की आय साल की 1 लाख रुपए से कम है, कुछ नहीं होती, 1 लाख का मतलब 8,000 का महीना, ऐसे परिवारों को कैसे हम बढ़ा करके 2 लाख तक लेकर जाए। इनकी संख्या लगभग 3.5 लाख परिवार। उनके आजकल कैंप्स लगाने शुरू कर दिए हमने। इस जिले में भी लगभग 10-12 कैंप लगेंगे। डिप्टी कमिश्नर बैठे होंगे 12, तो कुल मिलाकर हर ब्लॉक का एक कैंप लगेगा। ऐसे 1 लाख से इनकम वाले कम परिवार वो कैसे अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, उनके पास डिपार्टमेंट्स की जानकारी ली जाएगी, उनसे भी स्वयं पूछा जाएगा, काउंसलिंग की जाएगी। 25 दिसंबर तक ये सारे कैंप हरियाणा में लग जाएंगे। तो हमें गरीब की चिंता करनी है। अंत्योदय, अंतिम का उदय। सामान्य जन अपना गुजारा ठीक कर रहा है, कोई 30-40 हजार रुपये महीना कमाने वाले मध्यम वर्गीय परिवार सारे अपना ठीक गुजारा कर रहे हैं। लेकिन 10-15 हजार रुपए से कम की आय जिसकी होगी वो अपना जीवन यापन ठीक से नहीं कर सकता। उसको खाना भी चाहिए, उसको दवाई भी चाहिए, उसको कपड़ा भी चाहिए, उसको सिर्फ छत भी चाहिए, उसको घर के फंक्शन भी करने होते हैं वो भी चाहिए। तो कैसे इनकी सेवा की जाए। और हरियाणा ने पहला एक ऐसा कार्यक्रम शुरू किया है कि हम अपने यहाँ बीपीएल परिवार जितने भी हैं, बाकी स्टेट्स को होल्ड करके हम ज्यादा बीपीएल परिवार घोषणा करें, बीपीएल बने ताकि सरकार से सहायता मिले। हम कहते हैं बीपीएल क्यों रखेंगे, सबको एपीएल करेंगे ना, क्यों करेंगे बीपीएल?
कमा के खाएंगे, 10 उंगलियां हमारे हाथ की हैं, हमारा शरीर सबका पुरुषार्थी शरीर है, मस्तिष्क है, दिमाग है, मेहनती लोग हैं हरियाणा के। तो मेहनती लोग मेहनत करके, पढ़ाई करके, स्किलिंग करवा करके हर परिवार को आगे बढ़ाएंगे। हमारे आसपास के लोग उनकी सबकी चिंता करेंगे। मैं अगर दूसरे की चिंता करूंगा तो ये नियम है, कोई ना कोई मेरी चिंता भी कर लेगा। मित्रों, डॉक्टर मंगल सेन जी के जीवनी पर मैं तो इतना कह सकता हूं कि उनकी जीवनी से प्रेरणा लेते हुए जिस प्रकार के सामान्य जन के काम सहायता वो करते थे, उनकी चिंता करते थे, उसी प्रकार की चिंता हम सब भी करें। चाहे किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में परोपकारी बनने का कहीं कोई सीमा नहीं है। परोपकार बहुत लंबी लाइन है, सेवा पर बहुत धन्यवाद। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण मौके पर हरियाणा के यशस्वी किसान, मजदूर, गरीब, दलित सबके सच्चे हमदर्द माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, उनके साथ में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राजवीर जी, भाई मनीष ग्रोवर जी, गुलशन तनेजा जी रजिस्ट्रार साहब, और हमारी रोहतक PGI MS की नई वाइस चांसलर भी हमारे बीच में बैठी हैं, डॉक्टर अनीता सक्सेना जी, उनके साथ में रजिस्ट्रार साहब डॉक्टर अग्रवाल जी, और हमारे बीच में हमारे भाई सोमनाथ जी, लवलीन जी, मेयर साहब मनमोहन जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष अजय बंसल जी, और सतीश नांदल जी, भाई शमशेर खरखड़ा जी, और सारे ऐसे साथी बैठे हैं। राजकुमार जी हमारे बीच में हैं, भाई जितने भी हमारे पार्टी के सभी साथीगण हमारे बीच में बैठे हैं। भाई रमेश जी हमारे बीच में हैं, रेणु डाबला जी हमारे बीच में हैं, धर्मपाल जी मकरौली जी हमारे बीच में हैं, और हमारे मंडल अध्यक्ष हैं कई, हमारे पार्टी के सारे ऐसे कार्यकर्ता जो मंगल सेन जी की जो सोच है उसके हिसाब से चलने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सारे ऐसे साथी हमारे बीच में बैठे। हमारे डिप्टी मेयर साहब राजू सहगल जी हमारे बीच में हैं। आज जैसा कि भाई मनीष ग्रोवर जी ने और भी साथियों ने बताया कि डॉक्टर मंगल सेन जी, इसमें कोई शक नहीं है, ईमानदारी और सादगी की एक जीती जाती मूर्ति, ईमानदारी और सादगी की, और वही सारी खासियत जो डॉक्टर मंगल सेन जी में थी, लोगों के साथ जुड़ करके चलना, लोगों के दुख सुख में शामिल होना, वो सारी की सारी खासियत हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने सारी की सारी, जिस तरह से लोगों की सेवा, किस तरह से भाव, इसी तरह से भाव माननीय मुख्यमंत्री जी का भी है। और सभी साथी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के भी जो कार्यकर्ता है, सेवा ही संगठन, उसी हिसाब से सारे चल करके लोगों के अंदर एक ऐसा भाव, कोरोना की महामारी में भी आप लोगों ने बहुत बढ़ करके ये दिखाया कि जो डॉक्टर मंगल सेन का सपना था, सेवा का भाव, उसी हिसाब से आप लोगों ने चल करके सारे सिस्टम को आगे बढ़ाया। और मैं कह सकता हूँ कि डॉक्टर मंगल सेन जी का जो सपना था कि आखिर तक का जो है उसको न्याय मिलना, वो सपना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आप सबकी सहायता से, आप सबकी मदद से, आप ऐसे सारे साथी हैं कार्यकर्ता के रूप में, मैं भी आपके साथ जुड़ करके कार्य करता हूं, और आप सबकी मदद से उस सपने को हम धीरे धीरे करके उस सपने को हम साकार कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी आपके हमारा ऐसा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में मिला है कि आज हम खुले में बैठ करके हम बार हम जो प्रोग्राम करते हैं, इतने लंबे चौड़े हम प्रोग्राम कर लेते हैं, उनका सारा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, मुख्यमंत्री जी को जाता है कि 100 करोड़ की से भी ज़्यादा की जो डोजेज लगी हैं, खुल करके हम जा सकते हैं कोविड की इस महामारी में। और हरियाणा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं पीछे नहीं रहे, 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा जो डोजेज जो है हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आप लोगों ने लगाई है। तो मैं कह सकता हूं कि डॉक्टर मंगल सेन जी का जो सपना था, जो बातें थी कि किस तरह से लोगों को जोड़ करके चलना, वो भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन के नाते से उसको बहुत आगे बढ़ा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का एक और धन्यवाद करूंगा। एक बहुत बड़ा सपना
जो हम लोग देखते थे कि भी भादरगढ़ से रोहतक को मेट्रो से जोड़ने के लिए, लेकिन मेट्रो की फिजिबिलिटी अभी बनी नहीं, दोबारा से उसकी फिजिबिलिटी के लिए लिखा गया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के सहयोग से रैपिड ट्रांजिट ट्रेन, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, वो एक हमारे को मंजूरी मिल गई सेकेंड फेज में, जो कि दिल्ली से रोहतक 35 से 40 मिनट में वो रास्ता पूरा करेगी। तो आप देखेंगे फर्स्ट फेज में दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से अलवर, दिल्ली से पानीपत है, और सेकेंड फेज में आपका रोहतक को भी ऐड कर लिया। बहुत जल्दी जब फर्स्ट फेज का जैसे काम शुरू होगा, जो दिल्ली से मेरठ वाले पर काम शुरू भी हो गया है, और जैसे ही काम शुरू होगा उसी तरह से सेकेंड फेज का काम भी आप लोगों का जल्दी शुरू हो जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के सहयोग से ही और अब हरदीप सिंह पुरी जी के सहयोग से ये सारा संभव हुआ है। तो मैं फिर से ये कहते हुए कि भाई डॉक्टर मंगल सेन जी की आज 31वीं जो है पुण्यतिथि है, और मैं 27 अक्टूबर को भी हम लोग इकट्ठा हुए थे, डॉक्टर साहब को याद किया था। और ऐसी शख्सियत है, जितना भी हम याद करें, जितना भी बार बार याद करें उतना ही कम है। डॉक्टर मंगल सेन जी के बताए रास्ते पर हम चले, उनको याद करते रहे। उनको सच्ची श्रद्धांजलि भी यही है कि सारे हम साथी मिल करके उनको समय समय पर याद करते रहें और उनको आगे बढ़ाते, उनके जो सपने हैं उनको आगे बढ़ाते रहे। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। डॉक्टर मंगल सेन जी की पुण्यतिथि के मौके पर हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, एमडी यूनिवर्सिटी की सेवा कर रहे वाइस चांसलर राजवीर जी, रजिस्ट्रार श्री गुलशन तनेजा जी, शोध की काम देख ली हमारी बहन ललित कौर जी, श्री सोमनाथ शर्मा जी, मेरे पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री अजय बंसल जी, मेयर श्री मनमोहन गोयल जी, डिप्टी मेयर अनिल जी, राजकुमार सहरा जी, शमशेर खटरा जी, सतीश नावला जी, हमारी बहन एक्स MLA सुनीता नहर जी, राज शर्मा जी, और सभी राधा कृष्ण एडिटोरियम में बैठे मेरे बहनों और भाई। डॉक्टर मंगल सेन जी का जल्दी हमसे चला जाना ये हमारे सभी कार्यकर्ताओं का कष्ट का समय था। आप 7 बार विधायक बने 9 में से, और किराए के मकान से 7 बार विधायक बनने के बाद आप हमको छोड़कर चले गए। 63 साल की उम्र में ही आपने अपना शरीर त्याग दिया। हम सब कार्यकर्ताओं का बड़ा कष्ट था, परंतु डॉक्टर मंगल सेन जी के दिखाए हुए रास्ते से आज मैं कह सकता हूँ कि एक प्रचारक के रूप में आप निकले। आप कश्मीर में भी आप RSS के काम के लिए आप वहाँ पर एक डॉक्टर के रूप में झोला उठाकर होम्योपैथिक गोलियाँ लेकर आप वहाँ हिंदुत्व का प्रचार करते थे, और उसके बाद आपको संगठन में राजनीति की जिम्मेवारी दी। आप संघर्षशील थे, जहाँ जहाँ कोई भी कार्यकर्ता को पीड़ा होती डॉक्टर मंगल सेन जी रुकते नहीं थी। मैं 2 घटनाएं जरूर कहूँगा। जब देश के अंदर, पंजाब के अंदर उग्रवाद हो रहा था, उस समय डबवाली के अंदर बच्चों की संघ की शाखा लगी हुई थी, और संघ की शाखा के अंदर वहाँ 15 बच्चों को आतंकवादियों ने, उग्रवादियों ने भून दिया। तो भिवानी स्टैंड हमारा कार्यालय होता था प्रदेश का। डॉक्टर मंगल सेन जी का स्वास्थ्य खराब, और रात को ठंड का टाइम, तो वो कह मैं अपने डबवाली जाऊँगा। सब रोकने वाले, मैं कह मेरा आज वहाँ का बच्चा शहीद हो गया है, उग्रवादियों ने मारा, मैं रात को संभालूंगा। रात को 9 बजे यहाँ से निकले और वहाँ पर 12-1 बजे वहाँ पर पहुँचकर उन बच्चों को संभाला, उनके परिवार को संभाला। ऐसा डॉक्टर मंगल सेन का एक जीवन था। मैं एक उदाहरण और दूंगा। आज हमारे बीच में बहुत चंद्रपाल सिंगला जी नहीं है, अपने
मायावती सक्सेना जी नहीं है, श्री भगवान दास बंसल जी नहीं है, लाला हुकमचंद जी गोयल जी नहीं है और श्री चिमनलाल थानी जी नहीं है। जब आप पार्टी के लिए चंदे के लिए निकलते थे उससे मात्र चंदा 20 रुपये 30 रुपये मिलता था। जब बड़े बाजार के अंदर जी वहाँ गए तो 2500 रुपये उनके पास इकट्ठा आया। एक औरत विधवा अपनी बच्ची के साथ आई, डॉक्टर साहब मैंने बेटी की शादी करनी है, तो वो डॉक्टर साहब की जेब में पैसा नहीं होता था, पार्टी का चंदा का पैसा था। कैशियर थे उस टाइम हमारे नथुराम जैन जी, उनसे पूछते हैं कि ये मेरा पैसा था, ये समाज का है और पार्टी का पैसा क्या करूं? सबने कहा आप यही है पार्टी, जब इस विधवा की लड़की का आप शादी करो तो 2500 रुपये का डॉक्टर साहब लोगों को दे दिया। उस समय की 25 बहुत वैल्यू होती थी। इसलिए मित्रों आज मैं कह सकता हूँ डॉक्टर मंगल सैन का जो क्षमता है अंतिम व्यक्ति की चिंता करना, अंतिम व्यक्ति की सोच, गरीबों की सोच, उसी उद्देश्य पे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मंगल सैन का जो सपना है, और आपने देखा होगा अभी योजना चलाई है क्या 1 लाख से लेकर 80,000 तक का जो गरीबी में आता है और उनके लिए चिंता करना, उनको लिए रोजगार देना, लोन देना। और परसों भी आपने पूरे प्रदेश के अंदर ऐसी योजना चलाई है। इसलिए मैं ज्यादा लंबी ना बात करते हुए, क्योंकि आप लेट चुके, माननीय डॉक्टर मंगल सैन जी में बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को है, परंतु 63 साल की उम्र में उनका जो सपना था कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराए, आज मैं कह सकता हूं कि डॉक्टर मंगल सैन जी के बाद आप रामविलास जी शर्मा जी ने इसको चलाया। आज हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी बिल्कुल पूरे प्रदेश के अंदर सबको लेकर सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणी, इस एजेंडे पर आप चले हैं। बेशक वो स्वास्थ्य का काम हो, बेशक वो स्वच्छता का काम हो और कोई भी कर्मचारियों के लिए हो, अध्यापकों के लिए हो, इस काम को माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं। इन्हीं शब्दों से मैं डॉक्टर मंगल सैन जी के चरणों में श्रद्धांजलि देता हूँ। जय भारत माता की।